हेलो पॉलिटी बडीज, वेलकम टू माय चैनल। और हम कंटिन्यू कर रहे थे अपने बीए पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज को, जिसमें कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है आपका मेजर पेपर का जितने भी लेक्चर्स हैं। देन आफ्टर एसईसी का भी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। और करंटली हम पॉलिटिकल थ्योरी को कर रहे हैं, जिसमें कि यूनिट 1 चल रहा है। फ्यू पार्ट्स ऑफ द यूनिट 1 आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द चैनल। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो सी फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट व्यू जो पॉलिटिक्स का है ना, ये सब एक बोल सकते हैं एक प्रकार का सबसे इन्फ्लुएंशियल ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स रहा है एक लिबरल डेमोक्रेसी के प्रति हमारे। ये इसकी एक अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिनेट हुआ है, तो जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था, है ना। और वही फ्रेडरिक एंजल्स 1820 1895। ओके, तो ये इनकी दोनों के राइटिंग्स में हमें इसके बारे में देखने को मिला, जो हमारा मार्क्सिस्ट व्यू है। एंड बस यही इसका ओरिजिन रहा, जो कि आगे चल के इसमें बहुत सारे हिस्टोरिकल मैकेनिज्म्स और क्लास एनालिसिस आए। ठीक है, ये दोनों एक टूल के तौर पे इन्होंने काम किया, जिससे कि हमें समझ में आए कि सोसाइटी के बारे में, स्टेट के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको लिबरलिज्म के बारे में बताया था, है ना, जहाँ पे कि हम लोगों ने पॉलिटिक्स को क्या देखा, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सबके राइट्स, फ्रीडम, बैलेंस ऑफ पावर, ये सबको इंश्योर किया जा रहा था। लेकिन वही जो हमारा मार्क्सिस्ट व्यू है, मार्क्सिज्म का व्यू है, वो पॉलिटिक्स को प्राइमरी क्या दिखता है कि स्ट्रगल बिटवीन क्लास है। ठीक है, जो हमारी सोसाइटी उसमें कई सारे क्लास होते हैं ना, तो ये क्लासेस के बीच में स्ट्रगल है, एंड दैट इज डीपली रूटेड इन द इकोनॉमिक रिलेशन। सब धन दौलत का ही स्ट्रगल है, क्लास का स्ट्रगल है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, सिंपल टर्म्स में, तो फॉर मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स मतलब क्या है कि एक क्लास स्ट्रगल का एक्सप्रेशन है। इनके लिए स्टेट का मतलब यही है कि कोई क्लास डोमिनेट करेगा, और गोल यही है इनका कि ऐसी सोसाइटी हो जो कि क्लास लेस हो, यहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब नहीं हो, स्टेट लेस हो, है ना, सोसाइटी यानी कम्युनिज्म हो, यहाँ पे कोई किसी के ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं। सो विद दिस वी हैव डन विद आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। और देखिए, अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ना अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ में लिखते चलिए, सो दैट कि आपको भी लर्न हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स से। तो हमारे जो कार्ल मार्क्स हैं और फ्रेडरिक एंजल्स हो गए, इन्होंने जो किताबें लिखी थी, जैसे कि एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गया 1848 में, फिर दास कैपिटल हो गया 1867 में। इसमें इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो हिस्ट्री है हमारी, ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रगल ही है, हाई क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, बस इसी के बारे में इन्होंने बात की। और एम्फेसिस किया इन्होंने इकोनॉमिक रिलेशंस में। ओके, और यही चल के आगे चल के मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स बनता है। फिर एक हमारे आएंगे लेनिन। लेनिन जो है, इन्होंने इनसे इंस्पायर होकर के, इनकी किताबों से इंस्पायर होकर मार्क्सिज्म को रशिया में अडॉप्ट किया। और जो भी इनकी जो वैनगार्ड पार्टी थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ वैनगार्ड पार्टी, इस पे चले। और आगे चल के जो वॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, याद रखिएगा 1917 में वॉल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, ये इसी के चलते हुआ था, मार्क्सिज्म की वजह से। अगला है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने भी ये मार्क्सिज्म पे ही चले। इन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी कृषि वाली एग्रीगेरियन सोसाइटीज है, जैसे कि चाइना हो गई, इन लोगों ने एम्फेसाइज किया पीजेंट्री पे एंड रेवोल्यूशंस पे। अगला है हमारा कॉन्टेम्प्ररी मार्क्सिस्ट। इसमें जैसे कि कुछ नाम है, एंटोनियो ग्रामसी, ठीक है, फिर लुइस एल्थ्यूसर, इन्होंने भी एम्फेसाइज किया कि हाँ, क्लास को लेकर के ही। ओके, सो दस हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से इतना तो समझ लिया ना कि मार्क्सिज्म स्टैटिक नहीं है, बल्कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये इवॉल्व हुआ है। आइए अब हम इसके कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो पहला इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। देखिए, ह्यूमन हिस्ट्री जो है ना, ये हमारी आइडियाज से नहीं आई है, बल्कि वही इनका कहना है कि मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से आई है ये ह्यूमन हिस्ट्री जो है। ठीक है, सोसाइटी जो हमारा प्रोग्रेस कर रहा है,
कुछ स्टेजेस के तहत, जैसे कि पहले क्या था हमारे यहाँ प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, यानी कि सब लोग मिलके खेती बाड़ी करते थे, मिलके खाते थे। फिर ये क्या में बदल गया, एक आदमी ऊपर गया और उसने सबको बना लिया स्लेव, तो आ गया स्लेवरी सिस्टम। और ये जो पहले जिसने ऊपर गया वो आगे चल के बन गया राजा, और राजा वही फ्यूडलिज्म लेकर के आ गया। लेकिन जब फ्यूडलिज्म आई तो जनता थोड़ी इंटेलिजेंट हुई और इन्होंने बोला कि नहीं, इसको हटाओ और हमको तो अपना इंडिविजुअल का अथॉरिटी चाहिए, हमें ज़्यादा पावर गेन करना है करके कैपिटलिज्म आ गया। अब कैपिटलिज्म से जो अमीरी गरीबी बढ़ी, इससे लोग परेशान हो गए और इससे आया सोशलिज्म, और यही सोशलिज्म से फिर आगे चल के आया सब लोग मिलकर खेती करेंगे, एक कम्यून बनाएंगे, फिर कम्युनिज्म आ गया। समझे, ये रहा इसका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये वेरियस स्टेजेस में सोसाइटी में प्रोग्रेस में। हर एक स्टेज जो है आपको दिखेगा कि हर एक स्टेज में क्लास स्ट्रगल होता है, जो कि हमारे पॉलिटिक्स को शेप किया है। अगला हमारा इसका प्रिंसिपल है वो है क्लास स्ट्रगल एज अ एसेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ये न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्ट करती है कुछ भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो रूलिंग क्लास है या ऑपरेस्ड क्लास है उसके बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपको तो पता ही होगा कैपिटलिस्ट वर्सेस, हमारे देश में इतना ज़्यादा चलता है, हमारे देश में क्या कहीं पे भी कैपिटलिस्ट वर्सेस वर्कर्स। अब जो भैया कैपिटलिस्ट है उनको हम लोग बोर्गोइजी कहते हैं, ओके, और ये जो वर्कर्स उसको हम लोग कहते हैं प्रोलेटेरिएट। अब जब कैपिटलिज्म है आपके यहाँ तो ये दोनों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, ये करेगा दादागिरी, ये करेंगे गुलामगिरी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स। तो इस चलते कैपिटलिज्म में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि देखिए ये इट्स ऑल अबाउट, जो पॉलिटिक्स का एसेंस है ना वो क्लास स्ट्रगल ही है। न जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, लॉज है, पॉलिसीज जो सर्व होते हैं वो सब जो है रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही होते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टेट जो है ना मार्क्सिस्ट के लिए स्टेट जो है ना वो न्यूट्रल बिल्कुल नहीं है। इनका कहना है कि एक कमेटी है, ठीक है, जो कि मैनेज करती है जितने भी कॉमन अफेयर्स हैं, ओके, कैपिटलिस्ट की उनकी एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अ कमिटी फॉर मैनेजिंग द कॉमन अफेयर्स ऑफ द बॉर्गीज, यानी कि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं उनके जितने भी अफेयर्स है उसको हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए कमेटी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि सबको इक्वल देखे, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट है इनका कहना है कि स्टेट तो न्यूट्रल होता नहीं है। इनका मानना है कि जो लॉज है, जुडिशरी है, पुलिस है, आर्मी है, ये करती है हमें, जो कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग, और जो वर्कर्स है बेचारे उनको दबाते हैं ये लोग। समझ रहे हो आप। द नेक्स्ट वन इज रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि जो लिबरल रिफॉर्म्स है, इनका कहना है कि जो लिबरल रिफॉर्म्स आप लोग लाते हो ना, उससे कभी भी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको आप एंड नहीं कर सकते हैं। जो ऑप्रेस्ड क्लास है, यानी कि जो बेचारे प्रोलेटेरिएट है, ये लोगों को जरूर से जरूर जो ये जो रूलिंग क्लास है ना बॉर्गेजी, इसको ओवरथ्रो करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, और हटा देंगे। रेवोल्यूशन के बाद क्या होगा, हाँ कुछ समय के लिए डिक्टेटरशिप आएगी प्रोलेटेरिएट के, ठीक है, वही जो हमारे ऑपरेस्ड क्लास है उनकी कुछ समय के लिए डिक्टेटरशिप आएगी, लेकिन हाँ इससे ना एक जो बोलते हैं ना जो हमारा कैपिटलिज्म है वो डिसमेंटल हो जाएगा, डिसमेंटल कैपिटलिज्म स्टेब्लिश हो जाएगा। ओके, नाउ अगला हमारा कम्युनिज्म एज द गोल। सो कम्युनिज्म एज अ गोल, फाइनल स्टेज में क्या होगा, एक क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी जिसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा, किसी के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। समझ जाइए कि पॉलिटिक्स जैसा भी हम समझते हैं ना वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी क्लास वाला सिस्टम रहेगा ही नहीं। अगला इनका है कोर प्रिंसिपल कि आइडियोलॉजी एंड हेजेमोनी। इसमें क्या है, जैसे कि हमारे एंटोनियो ग्राम्सी हो गए, इन्होंने क्या कहा था कि जो रूलिंग क्लासेस हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ फोर्स से ही हम पे कंट्रोल नहीं करे, बल्कि कल्चर से भी हमें डोमिनेंस करे, है ना, चाहे वो स्कूल हो, मीडिया हो या रिलीजन के मामले में। वहीं लुइस आपके एल्थुसर ने भी कहा, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटसेस लाए, जैसे कि एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, और जो भी रिप्रेसिव स्टेट अपैरेटसेस हो गए जैसे पुलिस, मिलिट्री, ये सब को कहा कि इसको इक्वल करना होगा। सो विद दिस ये कोर प्रिंसिपल्स तो हो गया। अब आइए चलिए हम लोग करते हैं मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स के फीचर्स को। तो पहला फीचर बनता है इसमें हमारा इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ही सबऑर्डिनेट है। अगला है कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड, मतलब कि पॉलिटिक्स जो है समझिए जो भी ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड है।
फिर इंस्ट्रूमेंटल व्यू ऑफ द स्टेट, की स्टेट जो है हमेशा रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को सर्व करता है। रेवोल्यूशनरी अप्रोच की बात करें तो कि जो रियल चेंज अगर लाना रिक्वायर जो है, अगर रियल चेंज लाना तो जो भी अभी का एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको हटाना होगा, और ये कोई ग्रेजुअल रिफॉर्म से नहीं, आपको थोड़ा रेडिकल रिफॉर्म अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिविज्म ओवर इंडिविजुअलिज्म। यहाँ पे क्या है कि कलेक्टिव वे में अगर कोई काम करते हैं ना हम, तो वेलफेयर होगा, और उसी को प्रायोरिटाइज किया जाता है अगर कंपेयर करें तो लिबरल इंडिविजुअल राइट्स से। फिर है हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसमें आ जाएगा कि जो वर्कर्स हैं पूरे कंट्री के, सबको साथ में काम करना पड़ेगा, सबको यूनिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि कैपिटलिज्म तो ग्लोबल सिस्टम है, तो हमें भी तो मिलकर रहना पड़ेगा तब, अदरवाइज तो हमें तो एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा। तो ये हो गए इसके फीचर्स मार्क्सिस्ट व्यू के। अब देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था लिबरल व्यू, आज पढ़ा रही है मार्क्सिस्ट व्यू। तो पहले हम लोग ना इसके डिफरेंसेस को, मार्क्सिस्ट वर्सेस लिबरल व्यू को डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, आपको समझने में इजी हो तो मैंने इधर कुछ कुछ एस्पेक्ट्स ले लिए हैं, इसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। नेचर ऑफ पॉलिटिक्स पे अगर हम बात करें तो लिबरल व्यू में क्या है कि यहाँ पे लिबर्टी की बात करें, बोलेगा अरे भैया सबके कुछ अधिकार होते हैं, हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या फिर सरकार को देख ले जाए, ऐसा लिबरल व्यू का कहना है। वही मार्क्सिस्ट व्यू का कहना है कि पॉलिटिक्स का नेचर तो एकदम बस क्लास स्ट्रगल वाला है, मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास में स्ट्रगल होते रहता है। फिर फ्रीडम के अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो लिबरल व्यू में एक इकलौते आदमी इंडिविजुअल की लिबर्टी की बात की जाती है, वही मार्क्सिस्ट व्यू में कलेक्टिव इमेंसिपेशन, मतलब कि सब कोई को मिला करके सबकी आज़ादी की बात की जाती है। अगला अगर हम स्टेट के एस्पेक्ट से बात करें तो लिबरल व्यू में जो स्टेट है काफ़ी न्यूट्रल है, ठीक है, ये लॉ का गार्जियन ऑफ लॉ है। लेकिन वहीं हम अगर मार्क्सिस्ट व्यू में बात करें तो यहाँ पे स्टेट जो एकदम क्लास डोमिनेशन दिखाता है ये, ठीक है, जो भी रूलिंग क्लास है ना बस उसी को ये लोग फेवर करते हैं। अगला एस्पेक्ट है हमारा मेथड ऑफ चेंज। इसमें लिबरल व्यू यही है कि बहुत सारे इसमें चेंज कुछ लाना तो रिफॉर्म्स लाइए, लॉ लाइए, कॉन्स्टिट्यूशन लाइए, और लेकिन मार्क्सिस्ट व्यू में क्या करना कि अगर कुछ बदलाव लानी है तो आपको करना पड़ेगा रिवॉल्यूशन। ओके, सो लिबरल व्यू के गोल क्या है, यही वेलफेयर डेमोक्रेसी हो। वही मार्क्सिस्ट व्यू का गोल है कि क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी हो। चलिए देखिए, डिफरेंसेस हो गए। अब हम करेंगे मार्क्सिस्ट व्यू के क्रिटिसिज्म्स को। तो पहला हमारा क्रिटिसिज्म है कि इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। देखिए, अगर इसमें क्या है ना, ओवर इम्फेसिस है इकोनॉमिक्स पे, कल्चर, रिलीजन, आइडेंटिटी, सब चीज को तो नेग्लेक्ट ही कर दिया गया है। अगली बुराई है इसके अथॉरिटेरियन आउटकम्स। देखिए, अगर इन प्रैक्टिस मार्क्सिस्ट स्टेट की बात करें, जैसे कि आपका सोवियत यूनियन हो गया, माओइस्ट चाइना हो गया, ये सब काफी अथॉरिटेरियन है, ये सब स्टेटलेस नहीं बल्कि अथॉरिटेरियन बहुत बन गए हैं। द नेक्स्ट वन इज नेग्लेक्ट ऑफ राइट्स एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है कि मार्क्सिज्म में किसी भी इंडिविजुअल आदमी के फ्रीडम को सप्रेस कर दिया जाता है, बस फोकस करना है हमें क्या, कलेक्टिव गोल पे जिसमें सबका फायदा हो। एक पर्सनल का, एक इंडिविजुअल की क्या फ्रीडम है उससे तो कोई मतलब ही नहीं, उसको बस दबा दो। अगला है फील्ड प्रेडिक्शन। तो देखिए, मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था ना कि जो कैपिटलिस्ट है वो कोलैप्स कर जाएंगे, वो बिखर जाएंगे, गिर जाएंगे, ऐसा मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया। लेकिन क्या हुआ, कैपिटलिज्म ने आगे चल के वेलफेयर स्टेट ये सब को अडेप्ट कर लिया और आगे ये काफी सक्सेस किया। फिर अगला है हमारा ओवरलुक्स मिडिल क्लास। यहाँ मार्क्सिस्ट व्यू में रियलिटी को कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देन हमारे जो सिंपल बॉर्गिस वर्सेस हमारे प्रोलेटेरिएट हो गए। सो विद दिस क्रिटिसिज्म हुआ। अब करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी रिलेवेंसेस का। तो अगर देखिए, इतनी सारी बुराई की हमने, लेकिन इसकी रेलेवेंस जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहा है ये मार्क्सिज्म। तो पहला क्रिटिक ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए, यहाँ पे क्या है, जो भी ग्लोबल वेल्थ गैप है, अमीरी गरीबी के बीच की जो दूरियां हैं उसको हाईलाइट करता है ये। फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन स्टडीज, यानी कि जो न्यू मार्क्सिस्ट एनालाइज करते हैं ना कि हाँ वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इसमें भी काफ़ी कॉन्टेम्प्रेरी रेलेवेंस है इसका। फिर है इन्वायरमेंटलिज्म। इसमें होता है कि जो भी हमारे ये इकोनॉमी वाले जो मार्क्सिस्ट हो गए, ठीक है, ये लिंक करते कैपिटलिज्म को इकोलॉजिकल क्राइसिस से। फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट या नक्सलिज्म है ना, या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, आज भी ये मार्क्सिज्म से ही निकल के आई है। तो आप देखो इसका रिलेवेंस कितना बड़ा है। तो आइए अब हम करते हैं इसके कंक्लूजन को।
सो येस, मार्क्सिस्ट व्यूज ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये प्रोवाइड करता है, ऑल्दो कि हमें रेडिकल क्रिटिक्स देता है लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म इस सब के लिए, और आर्ग्यू करता है क्लास डोमिनेशन को लेकर के। देखिए जहाँ पे कुछ कुछ प्रेडिक्शंस किए गए कि कैपिटलिस्ट कोलैप्स कर जाएगा, है ना, पर ये तो सच हुआ नहीं। उल्टा जो हम बोल सकते हैं ना कि ये तो और पावरफुल हो गया। 21st सेंचुरी में जो मार्क्सिज्म है हमारा, वो कंटिन्यू करते रहा कि इंस्पायर करे मूवमेंट्स को, सोशल जस्टिस को, वर्कर्स राइट्स को, एंटी ग्लोबलाइजेशन स्ट्रगल्स को। इवन जो है ना कम्युनिज्म जो है, मार्क्स ने इसको भी दूर तक देख लिया। इसकी जो आइडियाज थी कैसे स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट, सिटीजन जो है वो लिंक को समझेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में। और यूँ बोले तो मार्क्सिज्म जो है ना, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो सुनने में ना बहुत ही अच्छा ये है वेलफेयर के रिगार्डिंग। अगर आप सुनते हो, अगर छोटे बच्चों के लिए ना अगर ये चीज़ बोल देंगे ना कि कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सबका सेम सेम सेम, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन वही बोलते हैं ना, जो चैलेंज है, अगर कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा तो सक्सेस कहाँ से होगी, लोग आगे कहाँ से बढ़ेंगे, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर वेलफेयर है तो सब कुछ है। सो विद दिस, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक, एंड अगर कोई हो क्वेरीज या सजेशंस देन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू press to my bell icon and subscribe the channel to get the future notifications. Till that, take care. Thank you. Goodbye.